हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की वीडियो में जो आपका चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके सारे इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हम जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में, वो सारे इसी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले और भी चैप्टर्स के इंटेक्स प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन हमने करे हैं। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मतलब अच्छे से डिटेल में पढ़ना है पूरा चैप्टर एक्सप्लेन से, तो भी प्लेलिस्ट में जाके आप ढूंढ सकते हो। और इंटेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन तो सीरीज चली रही है अभी, ठीक है। तो शुरू करें क्या? तो पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। तो कह रहे भाई सेल किसने डिस्कवर किया और कैसे किया, डिस्कवर कैसे किया और किसने किया। तो सबसे पहले तो नाम आपको याद होना चाहिए इस बंदे का, कि जिसने डिस्कवर किया सेल, उसका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। इन 1665 में इस बंदे ने सेल डिस्कवर किया। और कैसे किया भाई? जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी को कॉर्क स्लाइस बोलते हैं। कॉर्क स्लाइस आपने कैसे बताऊँ, जैसे ऐसा ऐसा लकड़ी का ऐसा स्लाइस होता है। उसमें क्या होता है, उसमें ना ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अगर आप बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स होते हैं, लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखते हो ना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ऐसे ही समझाऊंगा सारे क्वेश्चन, है ना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी लिखे हुए तो आप कहीं भी बुक में इधर उधर देख सकते हो। इस वीडियो का पर्पस तो एक्सप्लेन करना है सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कैसे डिस्कवर किया? उसने लकड़ी का एक तरह से, आप इमेजिन करो, लकड़ी की छोटी गट्ठर या स्लाइस या लकड़ी का एक उसको देखा। उसमें उसने देखा है छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब छेद होते हैं। तो उसको जब उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा ना, जब माइक्रोस्कोप के उसने अंदर देखा, तो उसने देखा ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट बने हुए। ये जो पोर्स हैं, ये माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे कुछ दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे ना, ऐसे कुछ कंपार्टमेंट टाइप। ऐसे ये कंपार्टमेंट है ना, इसी को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। ये एक कंपार्टमेंट को पूरे को सेल बोलते हैं। तो ये इसी को उसने बोला सेल है, और यहीं से उसको आइडिया आया सेल का, ठीक है। सेल, ये जो बॉक्सेस बने हुए ना, छोटे छोटे बॉक्सेस, क्या बॉक्सेस हैं, इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश भाषा में? सेल भी बोलते हैं। सेल आपने देखा ना, जेल को भी सेल बोलते हैं। सेल, जेल को भी सेल बोलते हैं। इंग्लिश का वर्ड है ये बेसिकली सेल। तो क्योंकि मतलब सेल मतलब बेसिकली कंपार्टमेंट, बॉक्सेस। तो ये छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट है, इसी को ये बोल रहा है रॉबर्ट हुक किस सेल है। तो बस माइक्रोस्कोप में उसने देखा, उसने कहा कि हाँ भाई ये ऐसी सेल होंगे। उसको फिर पता चला कि भाई ये क्या है, ये सेल जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, समझ आ गई बात? ये क्या पहुंच गया मैं? अरे एक सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? भाई देखो, जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वो सब किस, उसमें सब में क्या होता है? सेल्स होते हैं। और ये जो सेल होते हैं ना, अलग अलग टाइप के फंक्शंस करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, है ना, डाइजेशन, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन समझते हो क्या होता है? एक्सक्रीशन मतलब जो हम वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं ना, एक्सक्रीशन, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये सारे फंक्शन जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, कौन परफॉर्म करते हैं? सेल परफॉर्म करते हैं। अब देखो, ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर, जैसे कि नाम में आप पता चल सकता है, यूनि मतलब क्या होता है? जब भी किसी वर्ड के पीछे यूनि लग जाए तो उसका मतलब होता है सिंगल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है। ऐसे एक सेल होता है, सेल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, बीच में से न्यूक्लियस। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होता है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल होते हैं, पूरी बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो फंक्शंस होते हैं वो सारे ये सेल मिलके, ये सारे सेल मिलके करते हैं फंक्शन। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है भाई, ऑर्गेनिज्म में है ही एक सेल, तो सारे फंक्शन ये अकेला सेल ही करता है। कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है? ये जो सेल है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है, तो इस सेल के अंदर छोटे छोटे कुछ कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। इसका कुछ काम होगा, इसका कुछ काम होगा, इसका कुछ काम होगा, हम सब डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो ये सब सेल ऑर्गेनल काम करते हैं। तो इसीलिए इसी रीजन की वजह से सेल को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। फंक्शन मतलब सारे फंक्शन कर रहा है, देख लो आप, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे फंक्शन कौन कर रहा है? सेल ही कर रहा है। चाहे ग्रुप ऑफ सेल कर रहे हैं भाई, मल्टी सेलुलर में तो बहुत सारे सेल्स हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल मतलब बहुत सारे सेल मिलके ये सब काम कर रहे हैं। चाहे अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सिंगल सेल ये सारे काम कर रहे हैं, चाहे एक्सक्रीशन हो, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल कर रहा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे सेल मिलके कर रहे हैं, पर बेसिकली कर सेल ही रहा है। तो इसीलिए सेल को हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट, सारे फंक्शन ही करता है। और स्ट्रक्चरल यूनिट भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो बनता तो इन सेल से ही है। तो स्ट्रक्चरल भी, जो स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट है वो भी आपका सेल ही है, और फंक्शनल यूनिट भी आपका सेल ही है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का,
बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। तो ये कह रहा है कि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है या पानी है, वो सेल में उसकी मूवमेंट कैसे होती है, इन या आउट वो कैसे होता है, ये बेसिकली हमसे पूछा है। तो देखो सबसे पहले हम ये CO2 डिस्कस कर लेते हैं। तो CO2 क्या कैसे डिस्कस होता है और कैसे मूव इन और आउट होता है सेल में, बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन बेसिकली कुछ नहीं है, जैसे मान लो आपका सेल है, सुनो और सुनो, मान लो सेल है, बीच में न्यूक्लियस है। अगर मान लो इस सेल में CO2 की कंसंट्रेशन हाई है कंपेयर टू आउटसाइड, आउटसाइड में CO2 की कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? CO2 की कंसंट्रेशन सेल में तो हाई ज्यादा है और बाहर जहां पर वो सेल है प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा? CO2 सेल से बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन में फिर से सेल बना दिया मैंने, बीच में न्यूक्लियस। सेकंड कंडीशन में अगर CO2 इनसाइड द सेल, CO2 की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है और आउटसाइड की दुनिया में मतलब CO2 बाहर ज्यादा है, तो क्या होगा? यहाँ पर CO2 कम है और बाहर यानी एटमॉस्फेयर में CO2 ज्यादा है, तो क्या होगा? CO2 सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो अब देखो CO2 कैसे इन और आउट होगा, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो क्या हो रहा है? CO2 बेसिकली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। एक बार जैसे यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा थी और बाहर कम थी, एटमॉस्फेयर में CO2 कम था, तो सेल में से बाहर CO2 चला गया क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव कर रहा है। और यहाँ पर सेकंड कंडीशन में अगर CO2 सेल के अंदर कम था और बाहर ज्यादा था, तो बाहर से अंदर सेल में जाने लगा CO2। तो इसी तरह से जो मूवमेंट हो रही है CO2 की, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। सेम प्रोसेस से ही वाटर भी आपका मूवमेंट करता है सेल से सेल में इन और आउट, सेल में इन और आउट वाटर भी इसी प्रोसेस से करता है। पर उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। जब वाटर मूव करता है, CO2 मूव करता है, डिफ्यूजन है, ये भी डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस भी कोई अलग नहीं है, लेकिन उसमें भी ये कंडीशन है सेम। या CO2 की जगह वाटर ले लो, अगर सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर कम है, तो बस मूवमेंट ज्यादा है, कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होगी। और अगर बाहर ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो बाहर से अंदर यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाटर की मूवमेंट होती रहेगी। ठीक है? और कैसे मूवमेंट हो रही है? थ्रू दिस ये मेम्ब्रेन। ये क्या है? जो बाहर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन सेल की मेम्ब्रेन है, सेलुलर मेम्ब्रेन बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, सेल की मेम्ब्रेन है। और ये किस टाइप की मेम्ब्रेन होती है? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब, सेमी मतलब क्या होता है? सेमी मतलब होता है हाफ, इंग्लिश के वर्ड है सब। परमिएबल मतलब हाफ परमिट, परमिट किससे बना है? परमिएबल से, परमिट से। परमिट मतलब इंग्लिश में परमिट शब्द होता है ना, परमिट मतलब क्या होता है? वो चेक करेगा कि जो छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, जो है ना, ये जो मेम्ब्रेन है इसमें छोटे-छोटे पोर होते हैं, ये चेक करते हैं कि कोई अंदर जो भी सब्सटेंस आ रहा है वो सेल को वो चेक करके अंदर भेजता है कि कोई भाई अनवांटेड चीज अंदर ना चली जाए या अनवांटेड चीज बाहर ना चली जाए। तो इस तरह की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है कि हमेशा चेक करके कोई भी चीज इन या आउट करती है सेल के। ठीक है? तो बेसिकली जो क्वेश्चन था वो ये तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में आपको एक्स्ट्रा बता दिया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि CO2 और वाटर की मूवमेंट कैसे होती है सेल में। तो CO2 की डिफ्यूजन से होती है और वाटर की मूवमेंट ऑस्मोसिस से होती है। जो भी एक तरह का डिफ्यूजन है, क्या डिफ्यूजन है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है। जैसे कि अगर सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन है, बाहर लो है, तो सेल में से बाहर जाएगा CO2 या वाटर, और उसका उल्टा अगर बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन है, अंदर कम है सेल के, तो बाहर से अंदर आएगी मूवमेंट होगी। ठीक है? तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्या कह रहा है क्वेश्चन? व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन? देखो ये वही बात है जो भी मैं समझा रहा था ना पीछे तुम्हें मेम्ब्रेन के बारे में, ये वही क्वेश्चन आ गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये रीजन आपका कि वो सेलेक्ट करती है कोई भी अनवांटेड चीज अंदर या बाहर ना उसकी मूवमेंट हो रही हो, इसलिए उसको बोलते हैं सेलेक्टिव है। वो सेलेक्ट करती है भाई, कोई गलत चीज अंदर ना चली जाए या कोई इंपॉर्टेंट चीज सेल से बाहर ना चली जाए जो कि सेल के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेल है, बीच में से न्यूक्लियस होता है, तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये जो बाउंड्री है, इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, ये पूरी है ना, इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको सेलेक्टिव परमिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा क्वेश्चन है वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अलाउ करती है एंट्री
और एग्जिट ऑफ मटेरियल सेल में एंट्री हो रही है, एग्जिट हो रही है, इसको ये चेक करके सेलेक्ट करके ही अलाउ करती है। सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करती है। इट अलाउज ओनली सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स। ये नहीं कि हर किसी को सेल के अंदर एंट्री मिल गई और कुछ भी बाहर आ गया, ऐसे ये चेक करेगी कि भाई उसके बाद ही चीजें अंदर या बाहर जाएगी सेल में से। समझ रही बात को? कोई दूसरा मटेरियल अंदर मान जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई फॉरेन मटेरियल है जो कि अगर अंदर चला गया तो सेल को नुकसान पहुंचाएगा, सेल की सर्वाइवल में मुश्किल करेगा। तो इसको ये सेल, ये जो परमेबल मेम्ब्रेन है, इसको अंदर जाने नहीं देगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। चलिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। तो डिटेल में पढ़ना होगा तो प्लीज मुझे देख लेना, दोबारा भी पढ़ा दूंगा समझ नहीं आया तो। पर यहाँ पर से आप डिफरेंस सीख लो, दोनों में डिफरेंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या डिफरेंस आप लिख सकते हो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, बाकी पूरा डिटेल में पढ़ना है तो जाके ढूंढ लेना, वीडियो मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट में, है ना। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में साइज का डिफरेंस होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, उनका साइज थोड़ा सा स्मॉल होता है कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। साइज स्मॉल और इनका होता है लार्ज जनरली। ठीक है, दूसरा डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या हो सकता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, उसमें जो न्यूक्लियर का रीजन होता है, जैसे आपका ये सेल है मान लो, है ना, सेल है और ये बीच में आपका ऐसे न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस की जो बाउंड्री है ना, ये देखो ध्यान से देखना, मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये जो ऑरेंज न्यूक्लियस है उसके ऊपर मान लो ये ऐसे बाउंड्री है। ये बाउंड्री जो है ना, ये प्रोकैरियोटिक सेल में ये क्लियर नहीं होती। तो ये जो न्यूक्लियर रीजन है ना, ये प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं होता, मतलब ऐसे ऐसे कुछ होता है, ऐसे सेल आपको कुछ हो सकता है, तो ये मतलब पता नहीं कि न्यूक्लियस कहाँ तक है, पोरली डिफाइंड होता है। तो हो सकते हैं न्यूक्लियर रीजन कैसा होता है, पोरली डिफाइंड। न्यूक्लियर रीजन इज पोरली डिफाइंड। पोरली डिफाइंड मतलब पता नहीं कि न्यूक्लियर कहाँ तक है, कुछ भी ऐसे कुछ बना हुआ है, बाउंड्री उसकी क्लियर नहीं है, पोरली डिफाइंड। और उसका कॉन्ट्रास्ट ये यूकैरियोटिक आप टेस्ट कर पाओगे जिसमें न्यूक्लियर रीजन आपका प्रॉपर्ली वेल डिफाइंड होता है। न्यूक्लियर रीजन कैसा होता है, वेल डिफाइंड होता है। आपको पता है कि मैं इस एरिया तक आपका न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड। ठीक है, और इसमें जो न्यूक्लियर एक तो पोलरली डिफाइंड होता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड बोलते हैं इसको प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन आपका प्रॉपर्ली वेल डिफाइंड होता है। और किससे वेल डिफाइंड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे मान लो आपका सेल है ना, और बीच में न्यूक्लियस है, हमें पता है कि कहां तक है न्यूक्लियस, प्रॉपर्ली डिफाइंड है। तो ये पूरी जो बाउंड्री है ना, बस यहीं तक ही आपका है। ये जो बाउंड्री है इसको आप बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ रहे हो, ये तो इंपॉर्टेंट चीज होगी। दूसरी बात, जो क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम सिंगल होता है आपका। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम सिंगल होता है। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, मोर देन वन होते हैं, मान के चलो मोर देन वन क्रोमोसोम होता है इसमें। और क्या डिफरेंस आप बता सकते हो इसमें? एक और डिफरेंस आप देख सकते हो इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, इससे काफी है। एक और आप देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपके सेल के अंदर क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ। पूरी सेल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल होते हैं जो अलग-अलग टाइप के फंक्शंस करते हैं। तो ये जो सेल ऑर्गेनल है ना, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल के जो सेल ऑर्गेनल है, ये क्या होते हैं, इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे ऐसे मेम्ब्रेन सबकी कोई ना कोई सबकी मेम्ब्रेन होती है, तो इसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो आप ये देख सकते हो सेल ऑर्गेनल जितने भी उनमें क्या होता है, मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो अगर आप लिख सकते हो मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट और इसका इसमें इसका उल्टा ही होगा कि इसमें होंगे, गेस कर पा रहे हो। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है सारी, डिटेल में पढ़नी है तो पेज इसमें जाके अच्छे से देख सकते हो। तो इतने डिफरेंस आपके काफी हैं, पूरा आप समझने में डिफरेंस हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 दिखाओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी बोला है, ये कैन यू नेम 2 ऑर्गेनल वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो कह रहा है ऐसे 2 ऑर्गेनल के नाम बताओ ऐसे 2 ऑर्गेनल के जो अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल रखते हैं।
तो डिटेल में आप समझ लेना, नाम सिर्फ नहीं आपको पूछे तो नाम हम बता देते हैं आपको। माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें खुद का माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह का सेल ऑर्गेनेल है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल है और ये अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल रखता है ना। तुम्हारी बात इससे बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल है। जैसे सेल है, बीच में न्यूक्लियस है, ये स्ट्रक्चर समझो दिमाग में, और न्यूक्लियस ऐसे अलग अलग टाइप के यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल होते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं। कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। जिसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया मान लो तो इसका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है, ये कमाल की बात है। ठीक है, तो कौन से हैं वो तो सेल ऑर्गेनेल जिनका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक और एग्जांपल मैं बताऊं आपको तो वो है प्लास्टिड्स। ये दो हैं ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिनका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? सेल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? ये जो बोल रहा है ना कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए किसी भी कारण से, फिजिकल कारण हो या कोई केमिकल इन्फ्लुएंस हो, तो क्या होगा? तो देखो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल मतलब जैसे हमारा सेल है, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है, सेल में बीच में न्यूक्लियस है, और ये डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स हैं, अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स हैं। हाँ, ये सेल ऑर्गेनेल सब क्या क्या काम करते हैं? जैसे सेल ऑर्गेनेल अलग अलग टाइप के, गोल्गी एपेरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेल है सेल के अंदर जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, है ना। ये ना प्रोसेस के सेल है, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये क्या है सब? क्या है सब? ये जितनी भी चीजें हैं सब क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं? डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये सिस्टम आपका सेल का डिस्ट्रॉय हो जाए, मतलब ये सिस्टम मतलब ये बाकी चीज जो पैटर्न चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है, जो सिस्टम है, जो सेल के जो सेल ऑर्गेनेल है अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, ये अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा? तो भाई ये होगा कि भाई अगर ये जो फंक्शन से नहीं कर रहे, ये जो फंक्शन सेल ऑर्गेनेल है फंक्शन नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये जो भी सिस्टम है ये डिस्ट्रॉय हो गया। तो जब ये डिस्ट्रॉय हो गया तो ये जो सेल है ये इवेंचुअली वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं सेल विल इवेंचुअली डाई। तो इसका आंसर यही होगा कि अगर ये जो सेल की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल है, ये जो वर्ड है ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, ये सेंटेंस है, इसका मतलब ये है कि सेल का जो पैटर्न है, सेल का जो फंक्शन है, वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी भी तरीके से, चाहे वो फिजिकल तरीका हो या केमिकल तरीका हो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि भाई जो भी आपके जो सेल के जो फंक्शंस हैं वो सेल कर नहीं पाएगा। जब सेल अपने फंक्शंस ठीक से कर नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली वो भी उस टाइम बाद डिलीट हो जाएगा, यानी कि सेल विल आल्सो डाई। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। समझ आएगा नहीं? नेक्स्ट देख लें, नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ गया? ये रहा। Why are lysosomes known as a suicidal bags? तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो देखो ये क्या है लाइसोसोम? लाइसोसोम एक तरीके का सेल ऑर्गेनेल है। सेल ऑर्गेनेल में आपको समझा चुका हूँ कि जैसे आपका सेल है, बीच में न्यूक्लियस होता है ना, और डिफरेंट टाइप के आपके ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अलग अलग टाइप का फंक्शन करते हैं। तो उसी में से एक सेल ऑर्गेनेल मान लो ये लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम का बेसिकली काम ये होता है कि जो भी आपकी सेल के अंदर कोई वायरस घुस गया है, कोई बैक्टीरिया घुस गया है, कोई भी अनवांटेड फॉरेन मटेरियल, फॉरेन चीज घुस गई है, तो ये लाइसोसोम क्या करता है? उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। बेसिकली इसका काम ये होता है लाइसोसोम का, इस सेल ऑर्गेनेल का काम ये होता है। ये तो मैंने काम बता दिया। आते क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कह रहा है कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? तो लाइसोसोम के अंदर ना, आप सुन लो, आंसर आ रहा है कि लाइसोसोम के अंदर ना बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स। लाइसोसोम के अंदर बहुत ही पावरफुल क्या होते हैं? ये होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से ये जो वायरस बैक्टीरिया अगर घुस जाते हैं सेल के अंदर तो उनको ये मार देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से वो मार देता है। तो बेसिकली सुसाइडल बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो लाइसोसोम है इसमें बहुत ही ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो अगर मान लो कोई मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आ गई, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कोई डिस्टर्बेंस आ गई, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, ठीक है, अगर आपका जो सेल है, सेल की जो मेटाबॉलिज्म है उसको कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो होता क्या है कि लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम फट जाता है, बर्स्ट आउट हो जाता है। लाइसोसोम क्या हो जाता है?
बर्स्ट आउट हो जाता है, फट जाता है आसान भाषा में बोले तो। अब ये फट जाता है तो क्या करता है कि अपना ही सेल है ना इसी को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे वायरस बैक्टीरिया को बाहर से घुसता था उनको डिस्ट्रॉय कर देता था ना पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से। लेकिन अगर कोई सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस हो गया सेल के अंदर तो ये लाइसोसोम फट जाएगा और ये पूरे सेल को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देगा। डाइजेस्टिव एंजाइम उसके अंदर बहुत सारा, तो अगर फट गया तो ये पूरा सेल ही एक तरह से खा जाएगा, बहुत आसान भाषा में डिस्ट्रॉय कर देगा उसको, अपने आप को पूरे सेल को बस्ट आउट करके डाइजेस्ट कर देगा, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो जो सेल है इस पूरे को ही डाइजेस्ट कर जाएगा और इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। समझ में आ रही है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि लाइसोसोम के अंदर बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो अगर सेल के अंदर कोई मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस होता है तो ये लाइसोसोम जो एक तरीके का सेल ऑर्गेनेल है, ये क्या करेगा, बस्ट आउट हो जाएगा। बस्ट आउट मतलब फट जाएगा और फट के क्या करेगा, पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाएगा और इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। ठीक है, सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर फट गया तो पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका इंटरेस्ट का, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन इस चैप्टर के। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी? लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि where are proteins synthesized inside the cell? तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया इसने कि प्रोटीन नाम पूछा है, सिर्फ डिटेल में जानना हो तो आप प्लेलिस्ट में आके वीडियो देख लेना। अब इसी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसका आंसर है राइबोसोम्स। प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होती है सेल के अंदर? राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये था आपके इंडेक्स क्वेश्चन। और अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे क्या एक्सरसाइज क्वेश्चन। अगर आपको ये सब चीजें उसमें देखनी है, क्या बोलते हैं, शॉर्ट्स में देखनी है, तो मैंने शॉर्ट्स में भी शायद बना रखा है, प्लेलिस्ट में आके देख लेना है सारे क्वेश्चंस। और डिटेल में अगर चैप्टर समझना है तो टॉपिक वाइज भी मैंने वीडियोस बना रखी है, वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, दोबारा भी बना देंगे। और भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टेक केयर।